हेलो गाइस, तो आपको अगर बायोलॉजी के एमसीक्यूज वो वाले देखने हैं जिनके ऑलरेडी मैं सवाल करवा चुकी हूँ और ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट तो देखना आता होगा ना। तो प्लेलिस्ट पे जाना, आपको बायोलॉजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके देखना। कम से कम 9-10 वीडियोज आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको पाचन तंत्र के करवा दिए, उत्सर्जन तंत्र के करवा दिए है ना, श्वसन तंत्र के भी करवा दिए, तंत्रिका तंत्र के भी हो चुके हैं और पेशीय तंत्र के भी हो चुके हैं। और जिनके न्यू है उनका बहुत जल्दी करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो वीडियो पहले नहीं देखी, आप चैनल से आप जुड़े हो तो आप नहीं देखोगे, उनको देखना है। मैंने इतनी मेहनत से बनाया तो आप थोड़ा फ़ायदा तो उठाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग जनन तंत्र के सवाल करने वाले हैं। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र मतलब GIFT की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं के लिए दिया जाता है। तो एक बात तो ये कि आपसे GIFT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म होती है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। और इसकी सलाह किसको देते हैं, किन महिलाओं को दिया जाता है कि जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है, या फिर जो गर्भाशय के भीतर गर्भ को धारण नहीं कर पाती, या फिर जिनकी जो ग्रेव नली है वो बहुत सक्रिय होती है, जिसके कारण शुक्राणुओं को उचित मार्ग प्रदान नहीं हो पाता, या फिर जो निषेचन हेतु उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने में अक्षम होती है। तो इसकी सलाह किन महिलाओं को दिया जाती है, तो उनको दिया जाता है जिनको मतलब जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है, ठीक है। मतलब उन महिलाओं में अंडाणु नहीं बनते, तो उनको आप लोग मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के लिए सुझाव देते हैं। कौन? डॉक्टर लोग ही देंगे। सर्टोली कोशिकाएं होती है, तो सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है, ठीक है, तो अंडाशय में पाई जाती है तथा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, नहीं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है तथा एड्रिनलिन स्रावित करती है, ना। शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, तो हाँ, यही काम होता है सर्टोली कोशिकाओं का। अब ये सवाल उल्टा भी आ सकता है। आप लोग ये देखते हो कि मैम ने इसमें 40 क्वेश्चंस करवाए, आपने ये चीज़ नहीं देखते कि मैम ने कितने आपको ये बता रखा है कि ये ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जाते थे, वो भी तो एक तरह से सवाल ही हुआ ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पढ़ते हो तो आपको इस सवाल को कितने तरह से और पूछ सकते हैं, आपके माइंड में क्लिक करता है, ठीक है। और अगर क्या पता ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको ये याद आए कि अच्छा क्लास में ऐसे बोला था कि ध्यान रखना, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से बोल रही हूँ, क्लास लिया करो और सारे सवाल देखा करो। तो शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती है? हो सकता है ऑप्शन में आपको सर्टोली कोशिकाएं एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाए, तो फिर सर्टोली कोशिकाएं मतलब ऑप्शन के रूप में मिल जाए तो क्या करोगे, सर्टोली कोशिकाओं को टिक करोगे और अपना नंबर ले जाओगे, ठीक है। तो सब चीज़ जरूरी है। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो अंडाशय में अंडों का निर्माण होता है वो अंडजनन, अंडोत्सर्ग या फिर अंड निक्षेपण या अंड जरायुजता तो क्या कहलाती है? ध्यान रखना, अंड जनन कहलाती है। निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? तो जो निषेचित अंडा है वो किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? पुरुद्भवन, अंड जनन, विदलन या अंतर्वलन। तो ध्यान रखना, ये जो विभाजित होता है वो होता है विदलन के द्वारा। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से उत्पन्न संकेत, अपरा वो है प्लेसेंटा, जो जब बच्चा गर्भ में होता है तो आपको पता है ना, वो एक नाल के द्वारा कनेक्ट होता है अपनी मम्मा से, तो वही नाल जो है वो प्लेसेंटा या अपरा बोला जाता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है। तो उत्पन्न संकेत अंततः प्रसव प्रेरित करते हैं, जिसके लिए आवश्यक होता है अपरा से एस्ट्रोजन का मोचन, मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, गर्भ की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, या फिर अपरा से रिलैक्सिन का मोचन। तो जब पूर्ण विकसित गर्भ मतलब जब पूर्ण विकसित गर्भ को क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, फोइटस बोलते हैं उस टाइम पे। और अपरा क्या संकेत देते हैं कि बच्चे का बाहर आने का टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है ना। तो ध्यान रखना, जो मातृ पिट्यूटरी होती है उससे ऑक्सीटोसिन का मोचन होता है। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? प्रसव पीड़ा को प्रेरित करता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे 2-3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है प्रसव पीड़ा में कौन सा मतलब इसके अंदर हार्मोन जो है वो मतलब क्या कहते हैं अपना अच्छा मतलब रोल प्ले करता है या फिर प्रेरित करता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृषण हो सकते हैं। तो जो वृषण है, तो वृषण हो सकते हैं उदर के भीतर प्रजनन काल के पश्चात देह गुहा में वापस चले जाते हैं, या हमेशा वृषण कोष में ही रहने वाले। इन तीनों के ही उदाहरण नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब वृषण हो सकते हैं उदर के भीतर किस में होते हैं? प्रजनन काल के पश्चात देह गुहा में वापस किन में चले जाते हैं, या फिर हमेशा वृषण कोष में रहते हैं। तो आपको इन तीनों का एग्जाम्पल देना है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उदर के भीतर
मोनोट्रीमेटा, प्रजनन काल के पश्चात देहगुहा में वापस, कायरोप्टेरा और हमेशा वषण कोष में ही रहने वाले प्राइमेट्स। ठीक है, तो यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मुझे ज़रूरी नहीं लगता ये चीज़ बताना, आपको पता हो, आपको अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है। मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है? रोपण से पहले अपरा का निर्माण करती है, अंडोत्सर्ग के 3 दिन पश्चात गर्भाशय में रोपित हो जाती है, रोपण के पश्चात गर्भाशय एंडोमेट्रियल स्राव से पोषण प्राप्त करती है, या फिर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती है। ध्यान रखना, मानव स्त्री में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्तनधारियों के अंडाशय से संबंधित कार्पस ल्यूटियम तथा कार्पस एल्बिकन्स के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कथन दिए हुए हैं और आपको ये पूछा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो कार्पस ल्यूटियम अंडोत्सर्ग के लिए हार्मोन स्रावित करती है, ये बात तो भाई साहब गलत है ना। और कार्पस ल्यूटियम हार्मोन स्रावित करता है जो जनन नाल को गर्भावस्था के लिए तथा कुछ स्तनधारियों में गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होता है, ये चीज़ सही है। कार्पस ल्यूटियम के हाथ के पश्चात यहाँ एक सफ़ेद सा निशान बसता है जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो गलत था, ये कट गया, ये भी कट गया, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? तो केवल अपरा द्वारा। अभी आपको बताया था ना कि अपरा क्या अपरा जो है वो तो हेल्प नहीं करती, बट जो मातृ पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन का मोचन करती है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रसव के टाइम पे आपको माता के प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, उनको संकेत मिलता है कि बेबी बाहर आने वाला है, टाइम हो चुका है पूरा। ठीक है, तो ये संकेत किसके द्वारा दिया जाता है? केवल अपरा के द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, या मातृ पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, या केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। ठीक है, ये संकेत की उत्पत्ति होती है। तो नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में सहायक लिंग ग्रंथियां, एक चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये मातृ पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो तो मतलब ऑक्सीटोसिन का मोचन करता है। उसमें आपसे ये पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन जो है वो मतलब अपरा से उत्पन्न संकेत के बाद में प्रसव को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में भी यही चीज़ लिखी हुई थी। देखो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जल्दबाजी में आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई तो हो सकता है आपको डाउट हो जाए और आप बोलो कि मैम ने यहाँ पे तो ये गलत बता दिया या वहाँ पे गलत बता दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जगह करेक्ट ही बताया है। ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अपरा से उत्पन्न संकेत। ठीक है, प्रसव को प्रेरित, मतलब संकेत तो अपरा से ही उत्पन्न होते हैं, बट प्रसव को प्रेरित करने के लिए कौन हार्मोन? तो ध्यान रखना, संकेत के दौरान मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन होता है। तो ऑब्वियस है आपको संकेत के बारे में पूछेंगे तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा वाले ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में सहायक लिंग ग्रंथियां पाई जाती है, ये ग्रंथियां सहायता करती है। तो जो नर तथा मादा लिंगों में क्या है ना, सहायक लिंग ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये किस में हेल्प करती है? लिंग हार्मोनों के उत्पादन में, अंडाणु व शुक्राणु निर्माण में, मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करती है। नर मनुष्यों के सक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जो नर मनुष्य के सक्रिय प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या होता है? फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, ग्लूकोज तथा कैल्शियम, डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन, राइबोज तथा पोटेशियम। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज तथा कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती है। तो जो शुक्रवाहिकाएं होती है जिनको वासा एफ्रेंसिया भी बोला जाता है, ये कहाँ फैली होती हैं? वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक, वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, शुक्रवाहक से अधिवृषण तक, या अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक। तो जो शुक्रवाहिकाएं हैं वो वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक फैली हुई रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन पुट्टिका किस हार्मोन के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है? तो अंडोत्सर्ग के बाद में, अंडोत्सर्ग मतलब जब अंडा बाहर आ जाता है उसके बाद में ग्राफियन पुट्टिका जो है वो हार्मोन, मतलब किस हार्मोन के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है? मतलब ग्राफियन पुट्टिका को कार्पस ल्यूटियम में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH या LH? तो इसके अंदर LH। ठीक है, आई थिंक ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, बट आप एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है संकीर्ण पथ, वायु कोष्टिका, तुम्बिका या गर्भाशय ग्रीवा। तो फेलोपियन नलिका का अंडाशय से जो निकटस्थ भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम वायु कोष्टिका। एक मध्यकाल जंतु वे हैं जिसमें अब आपसे पूछे मोनोएस्ट्रियस जंतु कौन से हैं, तो ध्यान रखना एक अंडाणु बनता है, ये वर्ष में एक बार प्रजनन काल होता है, ये प्रत्येक माह में एक बार अंडोत्सर्ग होता है, या प्रत्येक माह में एक बार रजोधर्म होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि वर्ष में सिर्फ एक बार प्रजनन होता है, ठीक है। और ये कहलाते हैं एक मध्यकाल, मतलब मोनोएस्ट्रियस। मध्य चक्र किनकी विशिष्टता है, तो जो मध्य चक्र है वो किनकी विशेषता है, स्तनी की, स्तनीय मादाएं की, मानव स्त्री प्राइमेटों को छोड़कर शेष स्तनीय मादाएं। तो मध्य चक्र पता ही चल रहा होगा नाम से, मासिक धर्म के बारे में आई थिंक बात हो रही है। तो प्राइमेटों को छोड़कर शेष स्तनीय मादाओं में मध्य चक्र की विशेषता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो जो एक्रोसोम है उसका निर्माण कौन करता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो परखनली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत एंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो परखनली शिशु कार्यक्रम होता है उसके अंदर आप लोग मतलब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि जाइगोट एंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर तकनीक का यूज़ किया जाएगा। स्तनधारियों के शुक्राणु की जीवन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो शुक्राणु हैं, स्तनधारियों में जो शुक्राणु पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो जीवन क्षमता है उससे रिलेटेड कौन सा कथन असत्य है। तो वैसे 4 में से एक असत्य होगा और 3 तो सत्य ही होने वाले हैं। तो शुक्राणु केवल 24 घंटों तक जीवित रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अलावा देख लेते हैं, आपको यहाँ से 3 जानकारियाँ और मिल रही हैं कि शुक्राणु की जीवितता माध्यम के पीएच पर निर्भर करते हैं और ये क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय रहते हैं। शुक्राणु की जीवितता इसकी गति द्वारा निर्धारित होती है। शुक्राणुओं को एक गाढ़े निलंबन में सांद्रित होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी वसन कोष में नहीं उतरते हैं, यह अवस्था कहलाती है। तो वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टेमी, क्रिप्टोकोइडिज्म या नपुंसकता। तो कभी कभी वसन जो होते हैं वसन कोष के अंदर नहीं उतरते हैं, तो ये अवस्था क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी क्रिप्टोकोइडिज्म। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपोहाई नलिकाएं बंद हो जाएं तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो अगर मनुष्य के अंदर जनन तंत्र में अपोहाई नलिकाएं जो होती है जिनको वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं, अगर मान लो वो बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण कहाँ नहीं हो सकता। ऑब्वियस आपसे ये पूछा इंडायरेक्टली कि जो अपोहाई नलिकाएं हैं उनका काम क्या है। तो 21 के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, अधिवसन से शुक्रवाहिनी को, अंडाशय से गर्भाशय को, वृषणों से अधिवसन को या योनि से गर्भाशय को। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वृषणों से अधिवसन को, ठीक है। तो परखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। तो जब परखनली शिशु की वाली तकनीक होती है तो भ्रूण को कौन सी अवस्था के अंदर क्या करते हैं, स्त्री के शरीर में। आपको पता होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करवाने के बाद में एक कौन सी स्टेज होती है, उस स्टेज के अंदर स्त्री के गर्भ के अंदर मतलब उस शिशु को मतलब भ्रूण को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब रोपित कर दिया जाता है। और फिर ये मतलब जिनको दिक्कत आती है ना कि जो लोग अब धारण नहीं कर पाते उनके लिए बेटर है। तो 32 कोशिका की अवस्था में, 64 कोशिका की अवस्था में, या फिर 100 या फिर 164। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जब भ्रूण के अंदर 32 कोशिका होती है तब ही मतलब माता के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है, ठीक है, किसको, भ्रूण को। तो ग्रीवा किसका एक अंश है, अधिवसन का, वृक्क का, गर्भाशय एवं योनि के बीच का या फेलोपियन नलिका का। तो ग्रीवा जो सर्विक्स होता है वो किसका अंश है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि गर्भाशय एवं योनि के बीच का जो पार्ट है उसको ग्रीवा बोला जाता है। नीचे दी गई आकृति मनुष्य के मादा जनन तंत्र की काट का चित्रण निरूपित करती है। इस चित्र में ए और एफ तक किन्हीं 3 भागों की सही पहचान करने वाला विकल्प है। आपको ए बी ई और एफ बता रखा है, मतलब ए बी सी डी ई एफ बता रखा है, आपको ये बताना है 3 कौन से करेक्ट बता रखे हैं यहाँ पे।
पे ऑप्शन सी ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो सी है उसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। मतलब ये आपको ये दिख रही है ना, एक सेकेंड, ये दिख रही है ना ऐसी, इस ये जो स्ट्रक्चर है वो इनफंडिबुलम कहलाती है। डी जो है वो फिम्बरी है और ई जो है ये सर्विक्स कहलाता है। अभी हमने देखा था ना सर्विक्स क्या होता है, मतलब ग्रीवा वाला पार्ट, तो वो यही है, गर्भाशय से योनि के बीच वाला पार्ट। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे डायग्राम देके सर मोस्टली कम आते हैं, पर आपको कम से कम इससे ये तो पता चल रहा है ना कि माता जनन तंत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ होती है। चलो 3 के बारे में पता चल गया, और क्या जानना है, अभी सवाल की जान लोगे आप। अब अगले सवाल से जान लेना, महिलाओं के आर्तव चक्र की ये वह प्रावस्था जो 7-8 दिन तक चलती है वो क्या कहलाती है? तो पुट्टक प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था, पीत पिंड प्रावस्था या रजोधर्म। तो जो 7-8 दिन तक का कार्यक्रम चलता है, हाँ ठीक है, मतलब वह क्या कहलाती है वह प्रावस्था? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसे बोला जाता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं की स्थिति एवं उनके द्वारा स्रावित रस होते हैं। तो वृषण एवं टेस्टोस्टेरोन, अग्नाशय एवं ग्लूकेगोन, यकृत एवं कोलेस्ट्रॉल या अंडाशय एवं एस्ट्रोजन। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वृषण एवं टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से किस भ्रूणीय झिल्ली या संरचना का कार्य उत्सर्जन होता है? तो एमनियन, एलेंटोइस, योग सेक या विटेलाइन कॉरियन। तो जो भ्रूणीय झिल्ली संरचना है उसका कार्य उत्सर्जन होता है, किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का उत्सर्जन करता है वो? तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, एलेंटोइस। स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करने लगता है? तो स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग वो है जो अंडोत्सर्ग के बाद में क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह बिहेव करता है? तो ग्राफियन पुट्टिका, पीठिका, जनन उपकला या पीतक झिल्ली। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्राफियन पुट्टिका। क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है पीतक कोष, अप्रापोसिका, एमनियन या कोरियन। तो जो गर्भ में स्थित बच्चा होता है उसका मूत्राशय क्या होगा? ऑब्वियस है, उसका मतलब पता है गर्भ में जो बच्चा होता है वो पता है सांस भी लेता है ना, उसका पोषण भी चलता रहता है, तो ऑब्वियस है मूत्राशय भी होना ही। तो वो किस चीज़ का किसका होता है, आपसे यही पूछा है, पीतक कोष का, अप्रापोसिका या एमनियन या कोरियन। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो अप्रापोसिका, क्योंकि मोस्टली जो काम करता है ना वो सब अपरा के थ्रू ही करता है। मतलब वो तो कुछ नहीं करता, बट माँ से जो कुछ भी उसको मिलेगा या जो कुछ भी वो सर्जरी करेगा वो आदान प्रदान जो है वो अपरा प्लेसेंटा के हिसाब से होता है। स्वपात्रे मतलब इन विट्रो निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है? तो जो इन विट्रो निषेचन है तकनीक के अंतर्गत इनमें से कौन सा है जिसका स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है? तो केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का, 32 कोशिकीय अवस्था के भ्रूण का, या फिर केवल युग्मनज का। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राक भ्रूण का। नीचे दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है, तो आपको बताना है ये डायग्राम किसका है? तो अंडाशय कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, गर्भाशय कैंसर या वैसेक्टोमी का। तो ध्यान रखना ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मानव में ब्लास्टोपोर भविष्य में क्या बनाता है? तो जो मानव में ब्लास्टोपोर होता है वो आगे चल के मतलब भविष्य में क्या बनाता है? मुख, कर्ण, न्यूरोपोर या गुदा। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मानव में जो ब्लास्टोपोर है वो आगे चल के गुदा बनाता है। प्रसव हेतु संकेत उत्पन्न होते हैं। तो प्रसव हेतु संकेत, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बार बार पूछा जा रहा है ना। अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ दोनों से, मातृ पिट्यूटरी से मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल अपरा द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। तो ध्यान रखना। अच्छा, आपको मैं ये सवाल पढ़ा रही हूँ और खुद ही गलत बता रही हूँ कि सेम रिपीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रसव हेतु संकेत उत्पन्न करे आगे आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि मातृ पिट्यूटरी से मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा। और अब उस सवाल को ध्यान से देखना, ठीक है? तो आप वापस से मतलब वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना यार, कि है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 9th करवाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि जो निम्नलिखित में से मतलब किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? तो उसके अंदर अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा ही करेक्ट होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्या ना प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति वहीं से होती है। ठीक है, और उसके बाद में मातृ पिट्यूटरी से मोचित ऑक्सीटोसिन द्वारा मतलब ये काम होता है। तो वहाँ पे वो आंसर करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि गलत है।
ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कन्फ्यूज़न होने के बहुत सारे चांस हैं। तो आप एक काम करना, ये 1-2 सवाल जो है इनको एज इट इज़ लिख लेना, और बाकी अगर आपको डाउट लगे तो एक बार गूगल करके, और आपको लगे कि नहीं मैम गलती से गलत बता दिया या फिर सही से भी गलती हो गई आपसे या जो भी है, तो एक काम करना, कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगी ताकि और कोई बच्चा गलत ना सीखे, क्योंकि 2-3 सवाल और सेम पे मतलब सेम आंसर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, मेरे को खुद को हो रहा है, तो फिर इसी वजह से आप एक काम करना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बट हाँ, इतना तो करेक्ट है कि माता पिट्यूटरी से ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हेल्प करता है प्रसव में, ठीक है। और अपरा भी संकेत देती ही है, बट इसके अंदर ये ऑप्शन भी दे रखा है, तो फिर इसकी तरफ क्यों गए, क्योंकि उसमें तो ये अपरा और ये वाला टिक किया था। तो एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि के समजात मादा में क्या होता है। तो जब पुरुष के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उसके समजात जो है मादा में क्या मिलता है, बार्थुलियन ग्रंथि, गर्भाशय या भगसीसन। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि है उसके समजात मादा में इनमें से तो कोई भी नहीं मिलता, ठीक है, मतलब ये तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्तनधारियों के भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली किससे उत्पन्न होती है। तो आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से, ट्रोफोब्लास्ट से, फॉर्मेटिव कोशिका से या फिर फॉलिकल कोशिका से। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो स्तनधारियों के भ्रूण के अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है वो उत्पन्न होती है ट्रोफोब्लास्ट से। समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं। तो समान जुड़वा बच्चे जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, या फिर जब एक अंडाणु का 2 शुक्राणु निषेचन करे, या जब 2 अंडाणु निषेचित हो, या जब एक निषेचित अंडाणु का 2 कोरक खंडों में विभाजन हो और दोनों पृथक हो। तो जुड़वा बच्चे आपको पता है ना, ट्विंस, तो वो कब होते हैं। तो ऑब्वियस है जब एक निषेचित अंडाणु का 2 कोरक खंडों में विभाजन हो या फिर दोनों पृथक हो, ठीक है। मनुष्यों की शुक्राणु कोशिका गति करती है तो पक्षमाप द्वारा, कसाव द्वारा, आधार्य काय द्वारा या रोम द्वारा। तो ध्यान रखना, जो मनुष्य की शुक्राणु कोशिका है वो गति करती है कसाव द्वारा। सशक्त मनुष्य एवं अन्य अपरा स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है अंडाशय में, फेलोपियन नलिकाओं में, ग्रीवा में या गर्भाशय में। तो जो मनुष्य सशक्त एवं मनुष्य हैं तो ये क्या करते हैं, अन्य अपरा स्तनियों में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है। तो जो अंडे का निषेचन होता है वो आपसे ये पूछा गया है कि कहाँ पे, तो ध्यान रखना फेलोपियन नलिकाओं में होता है। सूक्ष्म पीतक अंडे जिनमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। सूक्ष्म पीतक अंडे, सबसे पहले सूक्ष्म पीतक अंडे क्या होते हैं, जिनके अंदर आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, सूक्ष्म नाम से ही पता चल रहा है। तो ये किन में पाया जाता है, मेंढक में, कीटों में, मछली में या मनुष्य में। तो मनुष्य में, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब निम्न में से किसका भाग है। तो गर्भाशय का, मूत्रवाहिनी का, शुक्रवाहिनी का या अंडवाहिनी का। तो ध्यान रखना, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो अंडवाहिनी का पार्ट होता है। मानवों में वह कौन सी भ्रूण बाह्य झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं होता है। जरायु, अपरा कोशिका, उल्ब या पीतक कोष। तो ध्यान रखना, ये इसके अंदर उल्ब जो है वो हेल्प करता है कि भ्रूण का शुष्कन ना हो। अंड जनन में जब अंडाशय में द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्रण होता है तो परिणाम स्वरूप कितने अंडे बनते हैं। तो अंड जनन में अंडाशय के अंदर द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्रण होता है। तो 1, 2, 3, 4 कितने अंडे बनते हैं, तो एक ही अंडा बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए हैं, मतलब आपको एक तो कथन दे रखा है और दूसरा उसका कारण दे रखा है। तो आपको करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन तो देखो ये है ABCD। एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको पता रहे मैं जब ABCD टिक करवाऊँ तो कौन सा क्या है, ठीक है। तो अगर कथन और कारण दोनों सही है तो हम ऑप्शन A की तरफ जाएंगे। यदि कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है तो B की तरफ जाना है। यदि कथन सही है लेकिन कारण गलत है तो फिर C की तरफ, या यदि कथन गलत है लेकिन कारण सही है तो D की तरफ। मुझे पता है कुछ याद नहीं रहना, चलो कथन ही देख लेते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पहला श्रावण है। तो जो कोलोस्ट्रम जो है वो शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों द्वारा पहला श्रावण है। कोलोस्ट्रम में कैलोरी, प्रोटीन तथा प्रतिरक्षी होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि ये कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। मतलब कोलोस्ट्रम शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पहला श्रावण होता है। क्या होता है, गाढ़ा पीला दूध जो माँ का बच्चों को पिलाना जरूरी होता है, ठीक है। और कोलोस्ट्रम में कैलोरी, प्रोटीन तथा प्रतिरक्षी होता है, ये भी करेक्ट है। बट ये इसका
मतलब कारण सही नहीं है। स्तनधारियों में भ्रूण गर्भाशय भित्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। एंडोमेट्रियम अत्यंत वाहिका ये होता है तथा इसमें गर्भाशय ग्रंथियां होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन एक करेक्ट होगा कि हाँ, स्तनधारियों में भ्रूण गर्भाशय भित्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, राइट। और एंडोमेट्रियम अत्यंत वाहिकायुक्त होती है तथा इसमें गर्भाशय ग्रंथियां होती है, ये भी सही है। और इस कथन का ये कारण बिल्कुल करेक्ट है। कथन, ग्राफियन पुट्टिका में बड़ी केंद्रीय गुहा एंट्रम या पुट्टिका गुहा होती है जो लीकर फॉलिकुलर से भरी होती है। और कारण दे रखा है आपको कि डिस्कस प्रोलीजेरस या क्यूम्यूलस ओवेरिक्स या क्यूम्यूलस ओफोरम कोशिकाओं का पुंज है जो अंडक कोशिका को पुट्टिका भित्ति से जोड़ता तथा घेरे रहता है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि दोनों ही सही है, बट जो कथन है उसको स्पष्ट नहीं करता ये कारण। मनुष्य तथा अधिकांश स्तनधारियों में वषण कोष में उदर गुहा के बाहर रहते हैं। कारण, शुक्र जनन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये क्यों बोला गया है इसके पीछे ये रीज़न है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है और ये आज का लास्ट सवाल है। तो इसके अंदर आपको ना सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, आपको मिलान करना है यहाँ पे और इनसे, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो गोली है वो जाएगा अंडोत्सर्ग न होने देना, ठीक है। कंडोम क्या यूज आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 शुक्राणु को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना, और गोलियों का क्या यूज है, तो अंडोत्सर्ग न होने देना। शुक्रवाही का विच्छेदन, ठीक है, ये काम आता है। वीर्य में शुक्राणुओं का न होना, और कॉपर टी का यूज, तो इसके अंदर अंतरोपण को न होने देना, ठीक है। तो आपको मतलब मैंने जनन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सवाल देखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि हाँ पेपर में एज इट इज़ आ सकते हैं और आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट करके आप मुझे थैंक्स बोलते रहते हो। थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा चैनल है तो काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। आप थैंक्स बोलने से बढ़िया आप ये बता दिया करो कि कंटेंट ठीक है, सवाल ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि मैम इंग्लिश में भी पीपीटी टाइप करो। देखो बच्चा, बहुत टाइम लगता है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश तो समझ में आ जाती है। बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम से भी उनको एक्सप्लेन तो हिंदी में ही किया जाता है। हाँ, उनके नोट ज़रूर इंग्लिश में होते हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, जितना होगा उतना ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।